नमस्कार। हमारी आज की कहानी है स्वार्थी रिश्ते। रूपाली ने ऑफिस से आकर ड्राइंग रूम में अपना बैग रखा। उसकी मम्मी कामना जी और छोटा भाई अतुल अपने मोबाइल में लगे थे। दोनों ने थकी हारी रूपाली पर नजर भी नहीं डाली। कामना जी ने मोबाइल से नजरें हटाए बिना ही कहा, रूपाली, सविता से कहना चाय मेरे लिए भी बनाए। रूपाली को कोप सी हुई। वो किचन में गई तो खाना बनाने वाली मेड सविता ने पूछा, दीदी चाय बना लूं? हाँ, माँ के लिए भी। खाने में क्या बना रही हो? भैया ने छोले भटूरे बनाने के लिए कहा है। क्या? फिर? तभी कामना जी उठकर किचन में आ गई। क्यों सविता, क्या चुगलखोरी कर रही है? खाना बनाना ही तेरा काम है। जो कहा जाएगा चुपचाप बनाना पड़ेगा। हाँ माँ जी, बना तो रही हूँ। रूपाली ने अतुल के पास जाकर कहा, रोज इतना हैवी खाना बनवाते हो, कुछ अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। पेट देख अपना कितना बढ़ रहा है। ये नुकसानदायक है। 25 के भी नहीं हो। रोज इतना हैवी खाना मुझसे भी नहीं खाया जाता है। कभी तो हल्की दाल सब्जी बन सकती है। कामना जी गुर्राई। रूपाली, सुनाने की जरूरत नहीं है। पता है तेरा घर है, तेरी कमाई से चलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी से खा पी नहीं सकते। माँ, हर बात का गलत मतलब निकालती हो आप। उसके भले के लिए ही कह रही हूं। तू अपना भला कर, हम अपना देख लेंगे। कहकर पैर पटकती हुई कामना जी घर से बाहर सैर करने चली गई। रूपाली जानती थी अब वे रोज की तरह 1 घंटा अपनी हम उम्र सहेलियों के साथ गप्पे मारकर आएंगी। आजकल जमघट तो जमता नहीं, पर 1-2 मिल ही जाती हैं। थोड़ी देर बाद रूपाली का 7 साल का बेटा कविश खेल कर आ गया। रूपाली उसे फ्रेश होने के लिए कहकर उसका दूध नाश्ता अपने बेडरूम में ही ले गई। कविश को अपने पास ही बिठाकर वो अपनी कमर सीधी करने लेट गई। कवि से स्कूल और उसके दोस्तों की बातें करती रही। थोड़ी देर बाद रूपाली ने अतुल से जाकर कहा, कल कविश का मैथ का टेस्ट है, आज जरा उसकी पढ़ाई देख लो। मैं आज बहुत थक गई हूँ, ऑफिस में बहुत काम था आज। नहीं दीदी, मैं मोबाइल पर फिल्म देख रहा हूँ, मेरा मूड नहीं है। रूपाली चुपचाप किचन में गई। सविता काम खत्म कर ही चुकी थी। कहने लगी, दीदी, मैं यहाँ ज्यादा दिन काम नहीं कर पाऊंगी। क्यों सविता, क्या हुआ? माँ जी बहुत किटकिट करती हैं। भैया बहुत काम बताते हैं। सुबह आपके ऑफिस जाने के बाद फालतू काम करवाती हैं। भैया के लिए दिन भर के नाश्ते बनवा कर रखती हैं। यही बहुत टाइम चला जाता है मेरा। दूसरे घरों के लिए रोज लेट होती हूँ। नहीं सविता, तुम्हें काम तो यहाँ करना ही है। बस जो कहे करती रहो। मैं तुम्हारे पैसे बढ़ा दूंगी। यही कर सकती हूँ मैं। सविता कुछ नहीं बोली। उसे रूपाली से मन ही मन सहानुभूति थी। रूपाली आकर फिर लेट गई। कविश ने अपना स्कूल बैग खोल लिया था। उसका स्कूल अब पहले की तरह चलने लगा था और ऑनलाइन क्लासेस कभी कभार होती थी। वो सोच रही थी उसके अपने माँ भाई से ज्यादा तो घर में काम करने वाली मेड उसकी स्थिति समझती है। वो सविता जैसी ईमानदार मेड को हटाने की स्थिति में नहीं थी। उसे ऑफिस में देर हो जाती है तो वही कविश का खाना पीना मन से देखती है। कामना जी और अतुल तो घर में रहने के बावजूद अपनी एक भी जिम्मेदारी नहीं समझते। वो सोच रही थी जीवन में कुछ गलत तो हो ही गया है, अब वो कैसे ठीक करे। 3 साल पहले वो और आशुतोष अलग हो गए थे। आशुतोष कविश से मिलने उसकी अनुपस्थिति में आता रहता था या वीडियो चैट करता रहता था, जो कामना जी और अतुल को सहन नहीं होता था। लेकिन रूपाली ने स्पष्ट और कड़े शब्दों में कह रखा था कि आशुतोष के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो। लॉकडाउन के बाद जब आशुतोष कविश को बाहर घुमाने फिराने खिलाने पिलाने ले जाता था तो दोनों मुंह बनाकर बस बैठे रहते थे। रूपाली को अच्छा लगता था जब कविश को आशुतोष के साथ समय बिताने के बाद खुश देखती थी। आशुतोष के साथ उसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा बीता था। फिर कुछ समय पहले जब उसके पिता की अचानक हृदयाघात से मृत्यु हो गई तो वो अपनी जिम्मेदारी समझकर माँ और भाई के खर्चे उठाने लगी थी। अतुल तब पढ़ रहा था। रूपाली और आशुतोष दोनों ही अच्छे पदों पर कार्यरत थे। दोनों ही खूबसूरत फ्लैट में अपना जीवन हंसी खुशी जी रहे थे। कामना जी स्वभाव से लालची किस्म की महिला थी। उन्होंने बिना रूपाली से पूछे अपना दिल्ली स्थित फ्लैट
किराए पर दे दिया था और अपने अकेलेपन की दुहाई देकर रूपाली के साथ ही रहना शुरू कर दिया था। आशुतोष ने इसमें भी कोई आपत्ति नहीं की। उसके माता पिता लखनऊ में रहते थे। साल में एक आध बार मुंबई आते थे और एक बार जब वे आए, कामना जी उनके साथ बहुत ही रुखाई और बदतमीजी से पेश आए। अपनी बेटी की कमाई की चर्चा करती रही। आशुतोष के माता पिता चुपचाप जल्दी लौट गए। वे बेटे के घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे, पर आशुतोष का मूड बहुत खराब हुआ। आशुतोष और रूपाली की आपस में बहुत बहस हुई। ये बात एक दिन में खत्म नहीं हुई, अक्सर ऐसा होने लगा। कामना जी जब अपने सामान की लिस्ट रूपाली को पकड़ाती, आशुतोष रूपाली से कहता, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी माँ और भाई तुम्हारी शराफत का फायदा उठाने लगे हैं? रूपाली ने कहा था, पर मैं क्या करूं, उनका ध्यान रखना फर्ज है मेरा। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। पर जब भी हम दोनों की बहस होती है, तुम्हारी माँ के चेहरे पर एक विजय मुस्कान दिखती है मुझे। नहीं आशुतोष, ऐसा कैसे हो सकता है? आशुतोष ने फिर कुछ नहीं कहा था, लेकिन ये सच था कि कामना जी और अतुल ने घर के माहौल में इतनी कड़वाहट भर दी थी कि एक दिन आशुतोष घर से ये कहकर चला गया, रूपाली, मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों से भागने को नहीं कहता, पर ये दोनों अब हमें बेवकूफ समझने लगे हैं, जो तुम्हें नहीं दिख रहा है। उनकी मांगें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मैं उनके हाथों बेवकूफ नहीं बन सकता। अपना घर किराए पर देकर यहाँ क्यों रहते हैं? वहीं रहें। तुम आर्थिक सहायता करती रहो। तुम्हारे पिता का पैसा भी मिला है तुम्हारी माँ को। वे आर्थिक रूप से इतनी भी बुरी हालत में नहीं है, और अतुल चाहे तो अब कुछ कर सकता है। मेरा अपने ही घर में दम घुटता है। मैं किराए के फ्लैट में शिफ्ट होकर रहा हूँ। तुम्हें मेरी जब भी जरूरत हो मैं यही हूँ। आशुतोष अपना सामान लेकर चला गया। कामना जी ने चहकते सुर में कहा था, गया घमंडी आदमी, अब हम सब चैन से रहेंगे। तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी माँ भाई बेटा है तुम्हारे साथ। उसे भी उस समय आशुतोष पर गुस्सा आया था कि क्या होता अगर वो साथ रहकर एडजस्ट कर लेता। अगर आशुतोष के माता पिता बहन भाई ऐसे साथ में रहते तो क्या वो तब भी सबके साथ एडजस्ट ना करती? सब सोचकर उसे भी बहुत गुस्सा आ गया था। दोनों फोन पर कभी कभी एक दूसरे का हाल पता कर लेते थे और आशुतोष कभी से मिलने घर आता रहता था। पता नहीं कितनी बातें सोचकर रूपाली की आंखों से आंसू अक्सर बहते रहते थे। वो अच्छे पद पर थी, उसके पास पैसे भी थे, उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, पर एक उदासी उसके मन पर हर समय छाई रहती थी। कामना जी और अतुल की एक एक हरकत अब वो नोट करने लगी थी। उसे साफ समझ आने लगा था कि माँ की नजर में वो एक सोने की चिड़िया है, जिसके पैसों पर माँ बेटा बस ऐश कर रहे हैं। कामना जी खूब ऑनलाइन शॉपिंग करती थी और अतुल भी। उसे कोई काम करने का शौक नहीं था। एक नंबर का कामचोर और आलसी लड़का था। नहीं, वो सारा जीवन ऐसे तो नहीं बिता सकती। अपनी लालची माँ और कामचोर भाई के हाथों बेवकूफ बनते हुए कुछ तो करना पड़ेगा, पर क्या करे? कामना जी तो कुछ कहने से पहले ही रोना धोना शुरू कर देती थी। इमोशनल ब्लैकमेलिंग में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। अगले दिन रूपाली ऑफिस से लेट आई तो उसने पूछा, कविश कहाँ है? कामना जी ने मुंह बनाते हुए कहा, वो आया था, ले गया कविश को बाहर। रूपाली को अच्छा लगा। आज उसे आने में बहुत देर हो गई थी। अच्छा हुआ कविश बाहर है, अपने पिता के साथ। कामना जी के साथ अतुल भी शुरू हो गया, दीदी बंद कर दो कविश का उसके साथ जाना। पता नहीं कविश को क्या क्या सिखाता होगा वो आदमी। रूपाली को भाई पर बहुत तेज गुस्सा आया, पर वो बोली कुछ नहीं। कविश जब आया तो उसके हाथों में खूब सारे शॉपिंग बॉक्स थे। आशुतोष कविश को बिल्डिंग के नीचे ही छोड़कर चला गया। रूपाली के दिल में आशुतोष को देखने की एक हुक सी उठी। उसने बालकनी से झांका, पर वो जा चुका था। कविश के शॉपिंग बैग टेबल पर रखते ही
कामना जी उन्हें खोल खोल कर देखने लगी। रूपाली भी वहीं खड़ी थी। कविश चहक चहक कर बता रहा था, मम्मी बहुत मजा आया, अगली बार आप भी साथ चलना। रूपाली की नजर आइसक्रीम पर पड़ी। मैंगो डिलाइट। आशुतोष को उसकी पसंद का ध्यान था। उसकी आंखें भर आई। कामना जी और अतुल खाने पीने की चीजों पर हाथ साफ करने में जुटे थे। अब रूपाली को दोनों को देखकर कुछ नफरत सी हुई। लालची खुदगर्ज स्वार्थी माँ और भाई। वो कविश के साथ अपने रूम में चली गई और देर रात तक पता नहीं क्या क्या सोचती रही। अगली सुबह कामना जी ने कहा, आज अतुल के साथ दिल्ली जा रही हूँ। वहां का किराएदार खाली कर रहा है फ्लैट। एक चक्कर लगाती हूँ कि अगली बार देने से पहले कुछ काम तो नहीं करवाना है। रूपाली ने राहत की सांस ली। उनका जाना उसे आज कुदरत का दिया मौका लगा। दोनों चले गए। रूपाली ने अपना और कविश का कुछ जरूरी सामान पैक किया। कविश के स्कूल जाकर उसकी क्लास टीचर आरती से मिली। आरती रूपाली की सारी स्थिति से परिचित थी। रूपाली आरती से कुछ देर बातें करती रही, फिर अपनी कार में कविश को बिठाकर आगे बढ़ गई। शाम तक बाहर खा पी कर बाजारों में घूमकर माँ बेटा आए तो घर में ताला लगा था। कामना जी बड़बड़ाई, उफ, अब क्या करें? आज तो रूपाली सुबह घर पर थी, मैं चाबी ले जाना ही भूल गई। और वैसे भी अतुल, देख, ये कोई दूसरा ताला है ना? हाँ माँ, ये दूसरा ताला है। सामने वाले फ्लैट की आंटी से पूछ लो, क्या पता दीदी ने चाबी वहां दी हो। सामने वाले फ्लैट की डोरबेल बजाई। सुनैना जी को हमेशा रूपाली से सहानुभूति थी, जो उसके जीवन की हर उठापटक से परिचित थी। उन्होंने रूखे स्वर में कामना जी को बताया, रूपाली ने कहा है आप अपने दिल्ली वाले फ्लैट में पहुंच जाइए, वो आप दोनों का सामान वहीं पहुंचा देंगी। वो कविश के साथ चली गई है। कामना जी को तेज झटका लगा। पूछा, कहाँ चली गई, किसके पास? ये तो मुझे नहीं पता। कामना जी ने अतुल को हैरानी से देखा। स्वार्थी रिश्तों का पिंजरा तोड़कर सोने की चिड़िया तो फुर्र हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद।